अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 501 की मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। पार्ट 2 वीडियो का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे हमने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद जो रह गए थे उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो हमने पहले कर लिए हुए हैं उनको हम यहाँ टाइम नहीं देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन लेंथ ऑफ द फाल्कन ए प्रोसेसर। तो वीडियो 1 में हमने चारों प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन लेंथ जो थी उसे डिस्कस किया था। यानी कि SRC आपके पास एक प्रोसेसर होता है, ईगल प्रोसेसर होता है, फाल्कन ए और फाल्कन ई, 4 प्रोसेसर। तो उन चारों की इंस्ट्रक्शन लेंथ देखी थी। तो वहाँ पे फाल्कन ए की जो हमारे पास है वो 16 बिट है, और इसी तरह SRC की जो है वो हमारे पास 32 बिट इंस्ट्रक्शन लेंथ होती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड डी इन द डी फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स फॉर। डी फ्लिप फ्लॉप एक फ्लिप फ्लॉप का नाम है। तो वो कहते हैं कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसके डी का क्या मीनिंग है। एक्चुअल में डी फ्लिप फ्लॉप जो है ये एक सिंगल बिट डाटा को जो है स्टोर करता है। तो ये इसका डी जो है ये डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसके डी से स्टैंड फॉर डाटा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ p इज़ इक्वल टू 1 दैन लोड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R1 इनटू रजिस्टर R2। दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन RTLS। ये एक स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है और कहते हैं कि इसे RTL में कन्वर्ट करें। कहता है कि अगर आपके पास p की वैल्यू 1 है तो R1 रजिस्टर के अंदर जो भी डाटा है उसको R2 के अंदर जो है वो लोड कर दो। तो इसको किस तरह लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो ये चीज़ के हमारे पास जो है वो p की वैल्यू है। तो p अगर आप देखें तो यहाँ पे इन तीनों में हमें p मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर p ही हमें मेंशन नहीं किया, तो ये तो नहीं हो सकती। इसके बाद जो है क्या करना है हमने कि लोड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1, रजिस्टर 1 का डाटा 2 में पुट करना है। तो इसका मतलब है कि रजिस्टर जो हमारे पास R1 होगा, हम इस तरह लिखेंगे कि R1 के डाटा को R2 में पुट कर दो। ठीक है, तो जो एरो का हेड है वो R2 की तरफ होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो R2 है उस हेड जो है एरो का वो R2 की तरफ है। यानी कि R1 का अगर P की वैल्यू 1 है तो R1 के अंदर जो भी डाटा है उसको R2 के अंदर लोड कर दो। तो थर्ड वन जो है ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी कमर्शियल कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन पर्टिकुलर डैश लैंग्वेज। तो हर जो कमर्शियल कंप्यूटर होता है उसकी एक असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, हर कमर्शियल कंप्यूटर की अपनी एक पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज होती है। तो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू टेस्ट एंड डीबग अदर प्रोग्राम। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए हम अपने कोड की या जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसकी हम जो है डीबगिंग करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास कंपाइलर होता है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल करते हैं। जब भी कोई कोड होता है तो हम पहले उसे कंपाइल करते हैं, वहाँ से हमें जितने भी एरर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। उनको डीबग करने के बाद फिर जो है हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट इज़ यूज टू टेस्ट एंड डीबग अदर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ प्रोसेसर स्टेटस वर्ड, यानी कि PSW। PSW की वर्किंग क्या होती है। PSW जो होता है ये हमारे प्रोसेसर का जो करंट स्टेट होती है उसको होल्ड करता है। ये करंट स्टेटस जो होता है उसको एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है। उस रजिस्टर को जो है फ्लैग रजिस्टर भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट वन है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है, द इंस्ट्रक्शन डैश विल लोड द रजिस्टर R3 विद द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन एम दिस। ये देखें वो कह रहा है कि अगर आपको एक वैल्यू जो है वो दे दी जाए 56, इसके अंदर जो लोकेशन है वहाँ पे आपने जाना है और फिर उसको जो है आपने लोड करना है। उसको वहाँ जो वैल्यू होगी उसको PC में प्लस करके R3 के अंदर लोड करना है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको वो कहे कि डायरेक्ट 56 पर जो वैल्यू है उसको PC में प्लस करो और R3 में लोड कर दो, तब हम LAR कहते हैं। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि 56 पर जो लोकेशन है उस लोकेशन पे जाके आपने वैल्यू पिक करनी है और उसे PC में प्लस करना है। तो इसके लिए हम LDR की कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों कमांड्स होगी, और str जो है ये हमारी स्टोर की कमांड होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मोटरोला MC68000 इज एन एग्जांपल ऑफ डैश माइक्रो प्रोसेसर। ये कौन से माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल है? तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इट्स सिस्क। Dash control signal allows the contents of the program counter register to be written onto the internal processor bus। यानी कि कहा गया है कि वो कौन से कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो अलाउ करते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर को कि उसकी जो भी वैल्यू है या जो भी उसका पॉइंटर है उसको वो इंटरनल प्रोसेसर बस के ऊपर राइट कर दे। तो देखें, पीसी जो है ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होता है, तो पीसी आउट जो है ये हमारे जो प्रोग्राम काउंटर उस वक्त जिस जगह पे होगा उसकी वैल्यू को जो है रिटर्न करता है। तो पीसी आउट जो है ये ऐसा सिग्नल होता है जो हमें इस चीज़ की परमिशन देता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे INC4 लिखा हुआ, ये एक कमांड होती है जिसमें हम इंक्रीमेंट बाय 4 करते हैं, यानी कि 4 का उसमें इंक्रीमेंट कर दो जो भी वैल्यू है आपके पास। और LC जो है ये वैल्यू को काउंटर के ऊपर लोड करने के लिए यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द प्रोसेसर स्टेट टू अ नॉन डिफाइंड वैल्यू। कहते हैं कि अगर आपका प्रोसेसर है वो जिस स्टेट पर है, आप चाहते हैं कि ये इस स्टेट से चेंज हो के कोई ख़ास वैल्यू जो आपने डिफ़ाइन की हुई है उस वैल्यू पर प्रोसेसर आपका चला जाए, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? उसके लिए रीसेट की कमांड यूज़ होती है। रीसेट क्या करता है? रीसेट सबसे पहले आपका प्रोसेसर जिस जगह पे है उस वैल्यू को जो है वो क्लियर कर देता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करता है कि वो जो आपका काउंटर जिस जगह पे है, कंट्रोल स्टेप काउंटर, उसको क्लियर कर देता है, यानी कि जो आपके पास रीसेंट इंस्ट्रक्शन होती है उसको क्लियर कर देता है, और फिर जो आपने डिफाइंड वैल्यू, जो आपने वैल्यू दी है कि यहाँ पे चला जाए, उसको पीसी के अंदर लोड कर देता है। तो ये 2 स्टेप करने से रीसेट जो है आपका ये फंक्शन कंप्लीट कर लेता है। तो रीसेट जो है यही ऐसा ऑपरेशन है जो आपका ये काम करता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, डैश इज़ आर डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस पर सेकेंड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये हमारे पास थ्रूपुट होता है जो हमें 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस्ड हो रही हैं ये हमें बताता है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स आर प्रोग्रामर इनविजिबल एंड आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एन ऑपरेंड एंड रिजल्ट वैल्यू व्हाइल द बस इज़ बिजी। जब हमारी बस जो है वो बिज़ी हो और आपने जो है वो अपने ऑपरेंड को सेव करना है, यानी कि यहाँ से आपका ऑपरेंड आया है, उसने बस में जाना था लेकिन बस अभी बिज़ी है, तो इस दौरान हम जो अपनी चीज़ को सेव करते हैं, यानी कि इसके लिए लेक्चर के अंदर मैंने एक एग्जांपल भी दी थी कि अगर कोई ये नीचे से अगर ईंट फेंके और ऊपर से रिसीव करने वाला जो फ्री नहीं है, तो ये इसके दरमियान में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो ईंट को हम हवा में रोक दें और जब ऊपर वाला फ्री हो जाए तो उसे ईंट दे दी जाए। तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो बफर है। तो बफर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से चीज़ आई, जिसने रिसीव करनी थी वो अभी बिज़ी है, तो बफर के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कर लेते हैं, और जब रिसीवर फ्री हो जाता है तो वो यहाँ बफर से फिर वो वैल्यू को पिक कर लेता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब आपकी बस बिज़ी होगी तो आप अपने ऑपरेंड या रिज़ल्ट को कहाँ पे स्टोर करेंगे? तो जब बस बिज़ी होती है तो हम इसे मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं। ये रजिस्टर AC वाला जो आपका ऑप्शन है ये गलत लगा हुआ है। एक्चुअल में नॉर्मली जब हमें ऑपरेंड या रिज़ल्ट सेव करने हों तो हम A एंड C रजिस्टर में ही करते हैं, लेकिन अगर आपके बिज़ी बस के हवाले से पूछा जाए कि जब आपकी बस बिज़ी है, यानी कि आपका रिसीवर बिज़ी है और आपने सेव करना है, तो उस सिचुएशन में हम जो है मेमोरी बफर के रजिस्टर के अंदर इसे सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीथिंग दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये हमने पहले भी देखा था, एक्सेप्शन होती है जो नॉर्मल फ्लो को एग्जीक्यूशन हो रही हो नॉर्मली, तो उसको जो है वो इंटरप्ट कर देती है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा जो है आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, डैश कंट्रोल सिग्नल इनेबल इनपुट टू PC फॉर रिसीविंग अ वैल्यू दैट इज़ करंटली ऑन द इंटरनल प्रोसेसर बस। करंटली जो आपके इंटरनल प्रोसेसर बस पर वैल्यू है, आप चाहते हैं कि वो आपको जो है रिसीव हो जाए, तो उसके लिए आप क्या सिग्नल देंगे? उसके लिए हम LPC सिग्नल देते हैं, और बाकी सिग्नल भी यहाँ पे मेंशन्ड है। INC4 ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये इंक्रीमेंट बाय 4 के लिए यूज़ किया जाता है।
और LC और सी आउट ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड डाटा इज़ द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ एंड सो देयर इज़ नो नीड टू एड्रेस कैलकुलेशन। कहता है कि ऐसा कौन सा जो है मेथड है, मोड है, जिसके अंदर हमें डाटा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। डाटा जो है वो इटसेल्फ ही उसका पार्ट होता है। ये मैं आपको अगर शो करवाऊँ तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा एड्रेसिंग मोड है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ जो है वो डाटा इज़ द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ एंड देयर इज़ नो नीड टू एड्रेस कैलकुलेशन। एड्रेस कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती। तो ये हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नहीं होता। इसके अंदर हमें जो है एड्रेस देखना पड़ता है। ये हम नोट से जो हैं, ये 4 हमारे पास मोड होते हैं, इन चारों को नोट से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम अपने नोट्स पे आएँ तो ये देखें, यहाँ पे आपको दिखाया गया है सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और ये आपकी स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखी हुई है कि पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इसका जो डाटा होता है, डाटा इज़ अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। क्या होता है इसके अंदर कि अगर आपको एक कमांड दी गई है LDA 1 2 3, यानी कि लोड करो 1 2 3 को, तो इसका मतलब है कि ये जो 1 2 3 है इसको ही आपने इसके अंदर लोड कर देना है एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, ये देखिए वो कह रहा है कि 1 2 3 इज़ लोडेड ऑन टू द एक्यूमुलेटर। अगर LDA 1 2 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो 1 2 3 लिखा है इसी को उठा के लोड कर दो। ठीक है, तो हमने 1 2 3 को उठाया और इसे लोड कर दिया। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मोड की बात करें जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और इसके अंदर अगर आपको LDA और इस तरह ब्रैकेट्स में 1 2 3 लिखा नज़र आए तो इसका मतलब है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है 1 2 3 पे। यानी कि पहले हमने क्या किया था कि 1 2 3 लिखा था, उसको उठा के एक्यूमुलेटर पे डाल दिया। लेकिन अब हमने क्या करना है, अगर आपका ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिसे हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, तो अब आप जाएंगे मेमोरी के अंदर, लोकेशन जो है 1 2 3 वहाँ पे, और उस ये देखें लोकेशन का नाम 1 2 3, वहाँ पे हम आए, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर थी उसको उठा के हमने एक्यूमुलेटर के अंदर पुट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। तो यहाँ हमें एड्रेस पता करना पड़ा है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 पे गए, उसके अंदर 4 5 6 वैल्यू थी, फिर हमने डाली, तो ये जो 1 2 3 था ये यहाँ पे एड्रेस था। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को किस तरह लिखा जाता है कि आपकी जो वैल्यू होती है उसको डबल ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब डबल ब्रैकेट का मतलब है कि आपको जो वैल्यू दी हुई है, आप मेमोरी में इस एड्रेस पे जाएं, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो भी एड्रेस है, तो फिर आपने मेमोरी के उस एड्रेस पे भी जाना है। ये देखिए इसके अंदर 456 पड़ा हुआ था, तो फिर मेमोरी के अंदर ही हम 456 पे गए, और अब 456 के अंदर जो वैल्यू है उसको हमने एक्यूमुलेटर के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है थर्ड वन है। कैसे किया कि हमने फर्स्ट वाला जो था जिसमें उसने कहा था कि आप डायरेक्ट इसे डाल दें, हमें यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ था, इसे डायरेक्ट उठा के एक्यूमुलेटर में डाल दिया। जो उसके बाद डायरेक्ट वाला जो था उसके अंदर हम ये मेमोरी स्पेस थी, तो हम यहाँ से यहाँ पे आए और यहाँ 1 2 3 के अंदर जो लिखा हुआ था उसको हमने एक्यूमुलेटर में डाला। और इनडायरेक्ट के अंदर हमें 2 दफ़ा एड्रेस फाइंड करना पड़ा। एक दफ़ा तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ था इस एड्रेस पे गए, उसके अंदर भी एक एड्रेस था, फिर हम उस एड्रेस पे गए और उसके अंदर जो वैल्यू थी उसको हमने एक्यूमुलेटर में डाला है। ठीक है, तो ये आपके 3 है। उसके बाद ये आपके पास रजिस्टर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इसमें जो आपकी वैल्यू होगी वो, उसका मतलब है कि वो आपके रजिस्टर के अंदर वैल्यू है। ठीक है, तो आप रजिस्टर में गए, वहाँ पे एड्रेस है स्टोर, रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है वो आपका एड्रेस है, फिर आप मेमोरी में उस एड्रेस पे जाएंगे, वहाँ पे जो वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में डाल देंगे। ठीक है, इसको LDAR2 के साथ लिखा जाता है। तो यही हमारे पास 4 मोड थे, और जो मोड हम डिस्कस कर रहे थे वो देखें, वो कह रहा था कि डाटा इज़ द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, यानी कि वो खुद ही डाटा का पार्ट है, तो हमें एड्रेस कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, तो वो हमने देखा कि वो हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 20 है, इसको स्किप करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, डैश इज़ द अरिथमेटिक पोर्शन ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्स, इंटरनल बसेस, अरिथमेटिक यूनिट्स एंड शिफ्टर्स। तो ये कौन सा आपका अरिथमेटिक पोर्शन है, ये एज इट इज़ जो है आपकी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है पेज 140 पे, आप देख सकते हैं। डाटा पाथ इज़ द अरिथमेटिक पोर्शन ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, तो ये इसका आंसर जो है वो डाटा पाथ है।
ये फ़ाइल भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि सब्जेक्टिव पार्ट भी एक अपलोड कर दूँ। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।